हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इको। बेटा आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए बेटा ये क्या सिस्टम है, इसका क्या रूल है, ये अपने करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया? फर्स्ट गिवन बाय गोसेंस। गोसेंस क्या है बेटा? एक जर्मन इकोनॉमिक्स्ट है। क्या है? एक जर्मन इकोनॉमिक्स्ट है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये लर्न करना है कि ये जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये फर्स्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले ये किसने दिया था? जर्मन इकोनॉमिक्स थे। कौन? गोसेन। तो इसको क्या बोला जाता है? गोसेन ने इसको दिया था, तो इस वजह से इस लॉ को बोला जाता है गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शंस। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। क्लियर है? देखिए लॉ ऑफ डीएमयू फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिक्स्ट गोसेंस, और इसी कारण से इस लॉ को बोला जाता है बेटा गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शंस। ठीक है, इसके कुछ अदर्स नेम भी है बेटा, आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अदर नेम से टॉपिक आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अपने लॉ ऑफ डीएमयू राइट करना है। तो इसके अदर्स नेम और क्या है? इसको कहते हैं बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसे और क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। और राइट करके कर लो। और क्या कहते हैं बेटा इसे? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल हाँ जी, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया था? जर्मन इकोनॉमिक्स गोसेन ने, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। इसी लॉ को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्लियर है? आगे देखिए, हाँ जी बेटा, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, आपको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हंगर। ठीक है, आप हंग्री हो। ठीक है, और आप क्या चाहते हो? आइसक्रीम ईट करना चाहते हो। आपने आइसक्रीम लेनी है। ठीक है, आइसक्रीम ईट करना चाहते हो, तो आप खुद इसमें देखिए कंजप्शन यूनिट, आपने फर्स्ट यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम की, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल उससे मिली 10 की। यानी आप चाह रहे थे, आपका टेस्ट था, आइसक्रीम ईट करना चाह रहे थे, तो फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10 की। ठीक है, अब आपने जब फर्स्ट कप आइसक्रीम का कंज्यूम किया तो आपको बहुत टेस्टी लगा, और उससे आपको यूटिलिटी मिली बेटा कितने की? 10 यूटिल्स की। और आप उसी टाइम अगर सेकंड कप ऑफ आइसक्रीम ईट करोगे, तब आपको कंजप्शन करने से यूटिलिटी मिलेगी, वो कितनी मिलेगी बेटा? 8 यूटिल्स। क्योंकि जब फर्स्ट कप आपने ईट किया तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली थी, तब आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 10 यूटिल्स। उसी टाइम अगर आप सेकंड कप का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी? 8 यूटिल्स। जस्ट उसी टाइम अगर आप थर्ड कप आइसक्रीम का यूज़ करोगे तो यूटिलिटी आपको कितनी मिलेगी? 6 यूटिल्स। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन पावर थी वो क्या होती जा रही है? सेटिस्फाई होती जा रही है। यानी अगर आप जो चाह रहे थे ईट करके आपको जो यूटिलिटी मिलनी थी, वो यूटिलिटी क्या होती जा रही है? धीरे धीरे लेस होती जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यूटिलिटी एट लास्ट आते आते 0 पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा?
जीरो पर। अगर आप फिर भी आप कंजप्शन को कंटिन्यू करोगे तो ये यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और डिस यूटिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो यूटिलिटी आपको मिल रही थी वो माइनस में चली जाएगी, आपका स्टमक पेन करने लग जाएगा। तो यही रूल है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है अगर हम किसी भी यूनिट्स की ईच सक्सेसिव यूनिट्स का यूज करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यही रूल है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है बेटा कि इसको बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स फॉल्स। यानी अगर अपने एक कंज्यूमर एक के बाद एक यूनिट्स का कंजप्शन करता जाएगा तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग होता है एडिशनल यूनिट। फर्स्ट के बाद सेकंड है एडिशनल यूनिट, सेकंड के जस्ट बाद थर्ड एडिशनल यूनिट है, थर्ड के बाद एडिशनल यूनिट्स कौन सी होगी बेटा, फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ। आप खुद इमेजिन कीजिए आपने एक एट ए टाइम एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर होता है ये, आपने 1 कप आइसक्रीम लिया तो उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला और आपको 10 यूटिलिटी मिली, ठीक है। उसी दौरान आपको सेकंड कप आइसक्रीम का आपने कंज्यूम किया, बट आपका जो फर्स्ट कप से 10 यूटिल्स मिली थी ना, तो सेकंड कप से आपको कितनी यूटिल्स मिलेगी, 8 यूटिल्स मिलेगी। तो इसी तरह से थर्ड कप, फोर्थ कप, फिफ्थ कप आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को क्या करते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको यूटिलिटी जीरो मिलेगी, यानी आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम हो गया है, यानी आपकी और खाने की इच्छा नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर आप कंटिन्यू करोगे कंजप्शंस को तो मिलने वाली यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी, ठीक है बेटा। इसी को अब आपने क्या करते हैं, विद शेड्यूल और विद डायग्राम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर अपने इसका शेड्यूल तो यही होगा जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ आ जाएगा 2, फिफ्थ और 6 पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 पर हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। 7 पर हमारी हो जाएगी -2 और 8 पर हमारी क्या हो जाएगी, -4। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो ओ एक्सिस पर हम लेंगे कंज्यूम यूनिट। कंज्यूम यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू से। और हम ओ वाई एक्सिस पर लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम शेड्यूल को डायग्राम में ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा। एमयू स्टार्टिंग में क्या है, फॉल्स है, बट क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। एक टाइम पर आने के बाद ये क्या हो गया बेटा, 0, और लास्ट में ये कहाँ चला गया, नेगेटिव। तो ये हमारा किसका डायग्राम है, एमयू का। हमने शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। जी बेटा देखिए, दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसेन्स। ये मैंने आपको बताया कि ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था बेटा, गोसेन ने। और इसी वजह से ये जो लॉ है पॉपुलर हो गया, गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो किस नेम से पॉपुलर हो गया, गोसेन फर्स्ट लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा कि गोसेन लॉ को बताइए, गोसेन लॉ किसे बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू को बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, यानी अपने अगर एक के बाद एक यूनिट्स का क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स मस्ट डिक्लाइन। डिक्लाइन का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज। यानी अगर अपने मोर एंड मोर यूनिट्स कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्लाइन होती जाएगी। तो इट हैपन्स इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो रूल्स अप्लाई होता है ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होता है। ये नहीं है कि 1-2 गुड्स में या 1-2 सर्विसेज में अप्लाई होगा। आप चाहे एनी गुड्स को ले लो, किसी भी गुड्स को ले लो तो उसमें ये रूल्स अप्लाई होगा। किसी भी सर्विसेज को ले लो तब भी ये रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। मीनिंग ये है कि अगर आप कोई भी गुड्स को लोगे, अगर उसका कंटिन्यूली कंजप्शन करोगे तो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। इसी वजह से इसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्लियर है। अब इसमें ना एक कोटेशन दी है बेटा मार्शल ने, कोटेशन कह लो या डेफिनेशन कह लो, ये आपको लर्न करनी है। अगर आप एग्जाम में कोटेशन या डेफिनेशन राइट करके आओगे उसका अलग से इंप्रेशन पड़ता है, तो आपने ये लर्न करनी है। ये कोटेशन को थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में है बट आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
द एडिशनल बेनिफिट, यानी इस रूल्स में क्या है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग। ये कहना चाह रहा है अगर एक पर्सन है, उसका क्या है, किसी भी थिंग्स का स्टॉक है, अगर वो इंक्रीज होता जाता है, अगर एक पर्सन के पास कोई भी गुड्स है, अगर उसका स्टॉक क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज होता जाएगा ना, तो उस स्टॉक से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मैंने आपको बताया था, जैसे आपने फर्स्ट कप आइसक्रीम लिया, सेकंड कप आइसक्रीम लिया, थर्ड कप आइसक्रीम ली, फोर्थ कप आइसक्रीम ली, तो आपके पास क्या हो रहा है, एक आइसक्रीम थिंग है और इसकी आपका स्टॉक क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बट उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यही मार्शल ने राइट किया है कि थिंग ऑफ अ स्टॉक ऑफ इंक्रीज, अगर एक थिंग का स्टॉक एक पर्सन के पास क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, तो डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक, तो स्टॉक के इंक्रीज होने के साथ साथ उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है बेटा, ये है अपना लॉ ऑफ डीएमयू। अब अपने इसको विद डायग्राम और शेड्यूल क्या करेंगे, समझेंगे। हाँ जी बेटा, अब शेड्यूल और डायग्राम करने से पहले अपने इसके कुछ अजम्पशंस करेंगे, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। बेटा अजम्पशंस क्या होते हैं, देखिए कोई भी रूल है या कोई भी लॉ है वो कुछ अजम्पशंस के अकॉर्डिंग चलता है। अगर वो अजम्पशंस एप्लीकेबल है तभी वो लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर अजम्पशंस को अपने एप्लीकेबल नहीं करेंगे तो वो लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये भी कुछ अजम्पशंस पर एप्लीकेबल होगा। वो अजम्पशंस क्या है वो हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारा अजम्पशंस है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी, यानी इसका मीनिंग क्या है कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो कार्डिनल मेजरमेंट है। कार्डिनल मेजरमेंट के क्या है कि इसको अपने टर्म्स 1 2 3 4 यानी अपने जो न्यूमेरियल नंबर है इसमें अपने यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मीनिंग कि कंज्यूमर कोई भी यूनिट्स का कंजप्शन करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को वो कार्डिनल नंबर में यानी 1 2 3 4 में मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अपने राइट करते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें आप राइट कीजिए इट इज अज्यूम दैट, यानी इसमें क्या अज्यूम करके चलते हैं अपने, इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी measured in cardinal number such as 1 2 3 एक्सेट्रा। क्लियर बेटा, यानी इसके अंदर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं, हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 में मेजर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ जी, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या कहती है बेटा, अपने को कोई भी यूनिट्स का कंजप्शन कर रहा है ना तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मैं आपको अगर एक एग्जांपल से बताऊं तो अपने 1 स्पून टी नहीं लेंगे, ठीक है, या 1 ड्रॉप टी नहीं लेंगे, उसमें अपने क्या लेंगे, 1 फुल कप ऑफ टी, यानी इसके अंदर अपने क्या लेंगे, पूरा 1 कप टी होना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में 1 कप टी लिया, फिर सेकंड कप टी लिया, फिर थर्ड कप टी लिया, फिर फोर्थ कप टी लिया कंटिन्यूली, तब आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। अगर आप 1 ड्रॉप टी लोगे या 1 स्पून टी लोगे तो मिलने वाली यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का मीनिंग समझ गए। जैसे आपको मैं अगर एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं कि अपने 1 ग्लास वाटर लेते हैं तो अपने 1 ड्रॉप वाटर ना लेकर 1 स्पून वाटर ना लेकर क्या लेंगे, पूरा एक 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर लेंगे। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या होगा कि कंज्यूमर जो भी यूनिट्स का कंजप्शन करता है उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए और कंटिन्यूली कंजप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसमें राइट कीजिए बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट should not be very large or very small. For example,
अगर अपने इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जाम्पल वाटर कंजप्शन should not be measured in drops or in spoons it should be measured as a glass full of water। क्लियर हुआ बेटा? इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको कि आपकी जो यूनिट्स है, आप जो कंज्यूम करोगे वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए, ना तो वो बहुत लार्ज होनी चाहिए ना वो स्मॉल होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाटर कंजप्शन शुड नॉट बी मेजरमेंट इन ड्रॉप्स और इन स्पून्स, यानी अगर एक ड्रॉप आप बूंद बूंद करके पानी लोगे तो आपको ईच सक्सेसिव यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्लाइन नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या होगा, पहले आपने 1 ग्लास वाटर लिया, फिर 2nd ग्लास वाटर लिया, फिर 3rd ग्लास वाटर लिया, तब जाके आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। हाँ जी बेटा, थर्ड राइट कीजिए, कंटिन्यूली कंजप्शन। थर्ड राइट कीजिए, कॉन्टिन्यूअस कंजप्शंस। लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लाई होगा बेटा, जब आप जो कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हो उसमें क्या हो, कॉन्टिन्यूटी हो। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग ये नहीं कि आपने एक चपाती सुबह ली और एक चपाती दोपहर को ली और एक चपाती आप नाइट में ली, तो उससे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो डिक्लाइन नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअली कंजप्शन का मीनिंग है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड पर बैठे हो और आपने कंटिन्यूअली कंजप्शन करना है। जैसे 1 ग्लास वाटर, उसी टाइम आप 2nd ग्लास वाटर का कंजप्शन करोगे, उसी टाइम 3rd ग्लास वाटर का कंजप्शन करोगे। जैसे आप चपाती खाने बैठे हो तो आपने फर्स्ट चपाती ली, उसी टाइम 2nd चपाती, उसी टाइम आपने क्या ली, 3rd, उसी टाइम 4th, यानी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि इसमें कैसा होना चाहिए, कंजप्शन कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, कि आप कंटिन्यू कर रहे हो कंजप्शन, ये नहीं मॉर्निंग इवनिंग या टुमारो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे अगर आप टाइम गैप आएगा तो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं होगी। कंटिन्यूअली कंजप्शन होना चाहिए। तो इसमें आप राइट कीजिए, देयर शुड नॉट बी टाइम गैप बिटवीन consumption of successive units of the commodity। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, 4th पॉइंट है, MU ऑफ रुपी रिमेन कांस्टेंट। अब ये लॉ क्या अज्यूम करके चलता है कि जो हम रुपी से कमोडिटी को परचेज करेंगे तो हर एक कमोडिटी के लिए हम जो रुपी पे करेंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कहने का मीनिंग ये है, अगर आपने स्टार्टिंग की 1 चपाती 10 रुपीज से आपने परचेज की है तो जो 1 चपाती के लिए 10 रुपीज से हमें यूटिलिटी मिल रही थी वही यूटिलिटी हमें नेक्स्ट चपाती को पे करेंगे, नेक्स्ट चपाती के लिए पे करेंगे 10 रुपीज, तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो बेटा, 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है कमोडिटी, एक होती है मनी। कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्लाइन होती जाती है, बट मनी से जो यूटिलिटी मिलती है वो हमारे लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट यूनिट के लिए हमने 1 रुपी पे किया,
तो फर्स्ट यूनिट के लिए जो हमने 1 रुपी पे किया, तो उस 1 रुपी की जो यूटिलिटी हमारे लिए है वही यूटिलिटी सेकंड 1 रुपी के लिए होगी हमारे, और वही यूटिलिटी हमें थर्ड 1 रुपी से मिलेगी, वही यूटिलिटी हमें फोर्थ 1 रुपी से मिलेगी। यानी मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो क्या रहती है, कांस्टेंट, बट कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्लाइन। तो ये लो ये अज्यूम करके चलता है कि जो मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप भी सोचिए, अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने 1 रुपया पे किया है, तो सेकंड फिर आपने सेकंड यूनिट के लिए फिर 1 रुपी पे किया है, फिर थर्ड यूनिट के लिए फिर 1 रुपी पे किया है, तो 1 रुपी जो स्टार्टिंग में आपने पे किया उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वही सेम यूटिलिटी सेकंड 1 रुपी से मिलेगी आपको, और वही सेम यूटिलिटी आपको थर्ड 1 रुपी से मिलेगी। तो ये लो भी यही एज्यूम करके चलता है कि कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्लाइन होती है, बट मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें आप राइट कीजिए, इट इज assumed that MU of a rupee remains same for all units of the commodity, क्लियर है। और लास्ट इसके अजम्पशंस है बेटा, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। हाँ जी, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस क्या कहते हैं कि इसमें कंज्यूमर जब कोई भी कमोडिटी का कंज्यूम करता है तो उसको जो इनकम मिलती है उस दौरान, और जो कमोडिटी की प्राइस है वो दोनों क्या लेकर चलते हैं, ये कांस्टेंट लेकर चलते हैं। ना तो कंजप्शन के दौरान ना तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होनी चाहिए, ना उसका टेस्ट चेंज होना चाहिए, ना कमोडिटी की प्राइस चेंज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, भी जब कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है कंज्यूमर उस दौरान ना तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो, ना कमोडिटी की प्राइस चेंज हो, ना कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो, तो ये अपने अज्यूम करके चलते हैं इस लॉ में। तो आप राइट कीजिए, इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज in price of the good and income क्लियर है बेटा। ये थे हमारे अजम्पशंस। मैंने आपको 5 अजम्पशंस कराए। फर्स्ट अजम्पशन था कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो हमारा क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट है, यानी उसमें हम मिलने वाली यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, कार्डिनल यूनिट्स में। सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी हम यूनिट्स का कंजप्शन करेंगे वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में होना चाहिए, न उसकी एक ना तो वेरी लार्ज होनी चाहिए यूनिट, ना ही स्मॉल होनी चाहिए। थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो कंजप्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूली होना चाहिए। फोर्थ मैंने आपको बताया कि MU ऑफ रुपी रिमेन कांस्टेंट, और फिफ्थ मैंने आपको बताया कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस कांस्टेंट, यानी जितनी देर तक कंज्यूमर क्या करता है, कमोडिटी का कंजप्शन करता है, तब फिक्स इनकम होनी चाहिए, फिक्स टेस्ट होना चाहिए, फिक्स प्राइस होनी चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, अब इसको अपने शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। यूनिट कंज्यूम्ड एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जी बेटा, यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं अपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी मिली कितने की बेटा, 10 की। जब हमने सेकंड यूनिट्स कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली बेटा, 8 की। थर्ड पर कितनी, 6, 4 पर 4, 5 पर 2, 6 पर 0 एंड 7 पर हमें कितनी मिली, -2। अब इसी शेड्यूल को हमने क्या करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसके लिए देखिए, OX एक्सिस इस पर हम लेंगे कंज्यूम यूनिट, OY एक्सिस पर हम क्या लेंगे बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम शेड्यूल अकॉर्डिंग बनाएं तो हमारा डायग्राम कुछ इस शेप में बनेगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है MU। तो इसमें अपने क्या होगा, जैसे 10 8 6 4 2
यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 0 और ये हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव। स्टार्टिंग में क्या है mu फॉल्स हो रहा है बट पॉजिटिव है। हाँ जी, यहाँ देखिए जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल यूनिट्स का क्या करता जा रहा है, कंजप्शन करता जा रहा है, तो मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। स्टार्टिंग में देखिए 10, 8, 6 और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि कंज्यूमर को यहाँ क्या मिल गया है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया है, तो इस कारण से जो उसको मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या हो गई 0। एंड लास्ट में अगर फिर भी वो कंजप्शन को कंटिन्यू करता है तो मिलने वाली यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और डिस यूटिलिटी के कारण उसका स्टमक पेन करने लग जाएगा और जो इंक्रीज हुई थी यूटिलिटी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एमयू का क्या है बेटा डायग्राम है। तो आपने इस तरह से ही राइट करना है लॉ ऑफ डीएमयू को। लास्ट में आप एक लाइन राइट कर लीजिए, एमयू फॉल्स एज इट इज लॉ ऑफ डीएमयू, यानी यहाँ जो एमयू फॉल्स हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हो रहा है। क्लियर है बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।